नमस्कार, स्वागत आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला और व्यंजन, स्वर, इन सभी संबंधित व्याकरण से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी वर्णमाला को हिंदी व्याकरण की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिंदी वर्णमाला को हिंदी व्याकरण की आत्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? आत्मा। हिंदी भाषा में वर्णमाला का वही महत्व है जो अंग्रेजी भाषा में अल्फ़ाबेट्स का होता है। किसका होता है? अल्फ़ाबेट्स। हिंदी भाषा शब्द की उत्पत्ति जो है संस्कृत की भाषा किसी हुई भाष धातु से, किसी हुई भाष धातु जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर वाणी। यदि हम बात करें तो हिंदी भाषा भारत की क्या होती है? एक सांस्कृतिक एकता को व्यक्त करता है। किसकी व्यक्त करता है ये? हिंदी भाषा भारत की एक सांस्कृतिक एकता को व्यक्त करता है, जो कि जन जागरूकता, सामाजिक संपर्क की भाषा हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जन जागरूकता एवं सामाजिक संपर्क की भाषा कह सकते हैं। इसकी लिपि जो है देवनागरी लिपि होती है। कौन सी लिपि होती है? देवनागरी लिपि होती है। देवनागरी लिपि। जिस रूप में ध्वनि चिन्ह या वर्ण लिखे जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। हिंदी व्याकरण की विशेष जानकारी के लिए भिन्न इसमें घटक कौन कौन से इसमें देखिए यहाँ पास, इसका घटक यहाँ पास हो जाता है हमारा, जैसे कि अक्षर, स्वर, ठीक, घोष, अघोष, प्राण और अल्प प्राण। इसे कहते हैं मेन घटक होते हैं, मुख्य घटक होते हैं इनका। स्वर, व्यंजन, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण। इस लेख में हम हिंदी वर्णमाला, स्वर, व्यंजन और भेद, इन सभी का यहाँ पर हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। किसी बारे में कि स्वर यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, घोष कितने प्रकार के होते हैं, इसमें घोष की संख्या कितनी होती है, अघोष इनकी संख्या कितनी होती है, अल्प प्राण इनकी संख्या कितनी होती है, महाप्राण इनकी संख्या कितनी होती है। खैर हम इन सभी के विषय में टॉपिक टू टॉपिक यहाँ पास नीचे क्रम बाई क्रम पढ़ते चले जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते इसमें। चलिए, हिंदी वर्णमाला। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी भाषा की शुरुआत वर्णमाला से ही होती है। किससे होती है? वर्णमाला से ही इसकी शुरुआत मानी गई है। हिंदी वर्णमाला मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला वर्णमाला, जिसमें पहला इसमें आता है हमारा वर्ण, दूसरा आता है इसमें माला। ये दो शब्दों से मिलकर बना था, वर्ण धन माला। वर्ण का अर्थ क्या होता है? ये जो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी गई है। क्या मानी गई है? ये भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि मानी गई है। इस ध्वनि के लिखित रूप में हम क्या बोलते हैं? वर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसी को वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार कह सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों के व्यवस्थित समूह होता है उसी क्या बोलेंगे? वर्णमाला कहेंगे। मानक हिंदी वर्णमाला मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण हैं, जिनमें 10 जो होते हैं क्या होते हैं? स्वर होते हैं। कितने? स्वर 10। और 35 इसमें क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। किनमें? मानक हिंदी वर्णमाला में मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर, किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर होते हैं 45 वर्ण, और उनमें से जो है 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। यदि हम सामान्य में कहें तो होता है कितने हैं इसमें? टोटल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं, और 33 क्या होता है वहाँ पास? हमारा व्यंजन होता है। आगे बढ़ते इसमें फिर हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में देखिए यहाँ पास स्वर की संख्या कितनी होती है। जैसे कि मैंने आपको जस्ट भी बताया था कि यहाँ पास हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। अ आ ई उ री ए ओ और। उसी प्रकार यहाँ पास जो व्यंजनों की संख्या होती है वह टोटल यहाँ पास होती है 33। कितनी होती है? 33 होती है। क ख ग घ ग अंगा से यहाँ से लेकर ये स ह तक हमारा इसमें जाता है। ठीक, यहाँ तक आने के बाद इसमें देखिए इसी क्रम में कौन कौन से इसमें रहते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं ये जो है संयुक्त व्यंजन। व्यंजन की बात करेंगे तो हम इसमें संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत इसमें जो होता है छ त्र ज्ञ स्र, क्योंकि इसमें जो होता है ये दो वर्णों के संयोग से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? दो वर्णों के जुड़ने से, संयोग से मिलकर बनता है। हम बात करें जैसे अनुस्वार या चंद्र बिंदु की, तो इसमें हमारा जो होता है
अम और आहा आता है। क्या आता है इसमें? अम और आहा आता है। इसी को हम अव्ययवापी ले सकते हैं। दूसरी हम बात करते हैं विसर्ग की, तो इसमें हमारा क्या आता है? आहा। क्या होगा? इसमें हम आहा को ले सकते हैं, आहा इसमें आएगा। इसी प्रकार हम बात करें द्विगुण व्यंजन, तो इसमें हमारा आता है अंग और ढ, ये हमारा इसमें आ जाएगा। ये र और ढ ये हमारा क्या हो जाएगा? इसमें द्विगुण व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि कुल कितने होते हैं वर्ण हिंदी वर्णमाला में? तो 52 इसमें क्या होते हैं? हमारे वर्ण होते हैं, जिनमें कि 11 क्या होता है? स्वर होता है, और 33 क्या होता है? व्यंजन की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई को क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। क्या कहते हैं? ध्वनि इसको कहा जाता है। किसकी दृष्टि से? उच्चारण की दृष्टि से। इसी को हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ये सबसे लघुत्तम मतलब छोटी इकाई मानेंगे यहाँ पास। लेखन की दृष्टि से भाषा भी क्या होती है? एक इकाई वर्ण के अंतर्गत आती है। ठीक, फिर आगे बढ़ते इसमें। अब पढ़ते हैं आगे हिंदी वर्णमाला के प्रकार। तो यहाँ पास हम शुरुआत करते हैं वर्ण से। तो वर्ण जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पास ये स्वर, दूसरा व्यंजन, पहला स्वर दूसरा व्यंजन। अब इसमें बात करते हैं स्वर। स्वर कितने टाइप्स होते हैं? तो इसमें आता है हमारा हर्ष स्वर, जिसको मूल स्वर भी कहा जाता है, दीर्घ स्वर, और यहाँ पास फ्लुत स्वर। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पास जो व्यंजन होता है, इनमें हमारा स्पर्श व्यंजन आता है, और अंतस्थ व्यंजन आता है, और ऊष्म व्यंजन, ये सभी इसमें आते हैं। खैर इनमें कौन कौन से वर्ण और स्वर, व्यंजन और स्वर इसमें आते हैं, हम इसको अभी आगे टॉपिक में पढ़ते चले जाएंगे। फिर आगे बढ़ते इसमें हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा स्वर, दूसरा होता है हमारा व्यंजन। ठीक, आगे बढ़े फिर इसमें। अब स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? स्वतंत्र, या इसे स्वतंत्र रूप से बोलने पर वर्ण या स्वर कराते हैं, या उनका उच्चारण होता है। तो यहाँ पर देखिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए दूसरे वर्ण की आवश्यकता हमको होती है, या स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहला सकते हैं। ठीक, हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर की संख्या कितनी होती थी? 14 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 14। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यदि हम बात करें तो हिंदी वर्णमाला में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, कितनी हुआ करती थी? 14 हुआ करती थी। देखिए इसमें क्या क्या हो जाता था। तो यहाँ से अ, आ, ई, उ, री, फिर ये वाला जो री है, जो कि अधिकार संस्कृत में यूज होता है, ये फिर लिरी, लिरी ये भी क्या होता है? संस्कृत में यूज होता है। ए, ओ, और ये क्या है? 14 इसमें हुआ करती थी। किसी हिंदी वर्णमाला में जो स्वर की संख्या पहले 14 हुआ करती थी। फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। नोट री, लिरी एवं लिरी दोनों का प्रयोग अब नहीं होता है। इस प्रकार अब हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी रह गई है? 11 हो गई है। कितनी हो गई है? 11 हो गई है। कितनी हो गई है? 11। आगे बढ़े इसमें। नोट देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट भी टाइप किए हुए हैं आपस में। नोट हिंदी वर्णमाला में मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10 होती है। बिल्कुल, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि मात्रा के आधार पर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है, मात्रा के आधार पर। चलिए आगे बढ़े इसमें। स्वर के प्रकार हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर स्वर जो होते हैं 3 भेद होते हैं। इनके कितने भेद होते हैं? स्वर के 3 भेद। हर्ष स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा फ्लुत स्वर। अब देखिए यहाँ पास हर्ष स्वर की यहाँ पास हम परिभाषा कैसे व्यक्त करेंगे? हर्ष स्वर जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगे। क्या बोला है? जिस वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगे उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे कि अ, ई, उ, इसमें क्या होता है? हमारा जो है उच्चारण समय में बहुत कम समय लगता है, इसको हम आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से इसको बोल सकते, उच्चारित कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे हम दीर्घ स्वर की बात करते हैं, कौन से स्वर की? दीर्घ स्वर की, जिनके उच्चारण में एक मात्र का दूना समय लगे उसमें। अब क्या लगा? उसमें दूना समय लग रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर कहेंगे। क्या बोलेंगे? द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर। जैसे कि आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, ये किस में आ जाएंगे? ये जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब हम जैसे बात करते हैं फ्लुत स्वर की,
तो फ्लूत स्वर में क्या होता है, जिनके उच्चारण में सबसे अधिक समय दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा लगता है, सामान्यतः उसके उच्चारण में एक मात्रा का तिगुना समय लगता है। कितना समय? 3 गुना इसमें समय लग रहा है। कौन इसमें? फ्लूत स्वर में। देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है। तो इसके एग्जाम्पल के अंतर्गत जिसमें आ जाएगा फ्लूत स्वर में बाप रे, क्या हो जाएगा? बाप रे, रे मोहना, ये सब क्या है? फ्लूत स्वर के उदाहरण में आते हैं। फिर आगे बढ़े इसमें हिंदी स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण, हिंदी व्याकरण में स्वरों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। पहला, जीहा की ऊंचाई के आधार पर। किसकी ऊंचाई के आधार पर? जीहा मतलब जीभ की ऊंचाई के आधार पर। देखिए विवृत, विवृत किसमें आएगा? आ। अर्धविवृत ए औ। अर्ध संवृत ए ओ। संवृत ई उ उ। ठीक, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे जीहा के उत्थापित भाग के आधार पर। किसके आधार पर? जीभ की उत्थापित भाग के आधार पर। अब देखिए इसमें अग्रस्वर, अग्रस्वर किसमें आएगा इसमें? तो इसमें हमारा हो जाएगा ई ए। मध्य स्वर इसमें हमारा आता है। पच स्वर आ उ ओ और औ, ये हमारा हो जाएगा यहाँ से। अब जैसे हम बात करते हैं ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। कितनी स्थिति के आधार पर? ओष्ठ की स्थिति के आधार पर। तो इसमें हमारा होगा प्रसरित, तो इसके अंतर्गत ई ए आए। दूसरा वर्तुल, वर्तुल के अंतर्गत उ ओ औ। और इसी प्रकार तीसरा अर्धवर्तुल, इसके अंतर्गत हमारा आता है आ। क्या आएगा? आ है यहाँ पास हमारा आता है। अब चौथे में बढ़ते हैं इसमें जीहा पेशियों के तनाव के आधार पर। किनके आधार पर? जीभ की जो पेशी होती है उनके तनाव के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं इनके तनाव के आधार पर। पहला आता है हमारा शिथिल, दूसरा आता है कठोर। अब देखिए शिथिल में क्या क्या आता है? तो आ ई उ। उसी प्रकार दूसरे मतलब कठोर में आ ई उ, ये 2 3 आते हैं। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 ही है। ठीक, अ ई उ और आ ई उ कठोर में। आगे बढ़े इसमें हिंदी स्वरों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर। देखिए 5वां, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण स्थान के आधार पर। चलिए देखिए इसमें अब यहां शुरू करते हैं। पहला क्या है इसमें? कंठव्य। कंठव्य में हमारा क्या आएगा? अ आ अह। तालव्य में ई, मूर्धन्य में री, ओष्ठ में उ और अनुनासिक में अम। कंठव्य तालव्य में ए और कंठव्योष्ठ में ओ और औ। ये हमारा इसमें आता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा यहाँ पास, आप बिल्कुल यहाँ पास थोड़ा सा उल्टा ना करिएगा, क्योंकि उसने पूछा क्या है इसमें हिंदी स्वरों का वर्गीकरण किसके आधार पर? स्थान के आधार पर बोला गया। इसमें किसके आधार पर? स्थान के आधार पर बोला गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़े इसमें। अब व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो पाता उन्हें हम क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? व्यंजन वर्ण उन्हें कहा जाता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता के बिना हो ही नहीं पाता उन्हें क्या बोलेंगे? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कि क। अब देखिए यहाँ पास क और अ, ये हो गया। ठीक, क में क्या लगे? यहाँ पास हलंत लगा हुआ है, धन अ। अब देखिए यहाँ पास प्रत्येक व्यंजन अ से मिलकर उच्चारित होता है। किससे होता है? हम कुछ भी अगर व्यंजन की बात करें सबसे उच्चारित कैसे होगा? अ से ही होता है। किससे होता है? अ से ही होता है हमारा वहां पास। हिंदी वर्णमाला में कोई व्यंजन बिना अस्वर के उच्चारित नहीं होता। इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि इसमें हम व्यंजन की बात करेंगे वो बिना जो है अस्वर के उच्चारित हो ही नहीं सकता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन 2 तरीके से लिखे जाते हैं। पहला होता है एक खड़ी पाई के साथ, दूसरा होता है बिना खड़ी पाई के साथ। बिना खड़ी पाई के साथ, एक होता है खड़ी पाई के साथ, दूसरा बिना खड़ी पाई के साथ। देखिए इसमें क्या क्या आता है खड़ी पाई के साथ में? तो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक हमारा क्या जाता है इसमें? पूरा एक खड़ी पाई के साथ में आता है। दूसरा हम बात करते हैं बिना खड़ी पाई के साथ, तो इसमें हमारा क्या क्या आता है? तो इसमें हमारा हो जाएगा यहाँ से लेकर र तक। कहाँ? यहाँ पर अंगा छ ट ठ ड ढ द और र, ये सभी क्या आते हैं? बिना खड़ी पाई के साथ इसमें आते हैं।
तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।